दुबई डूब गया है, अब दुबई दोबारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। दुबई को पैसे वाला आदमी सेफ नहीं समझता। यूएई की जो लीडरशिप है ये कह रही है कि जितना तेल हमारी जमीन के नीचे पड़ा है वो निकालो और बेचो। 5-6 मिलियन बैरल रोजाना का तेल बेचना चाहते हैं। दुबई क्रैश कर गया, बिलियन हार्ड डॉलर जो है वो निकल रहा है। बैंकर हजरात जो हैं ये हार्डकोर डेटा देखते हैं, वो देखते हैं कि डिपॉजिट्स का क्या हाल। दुबई का जो सेफ हेवन एक इमेज था, इट हैज बीन डैमेज्ड। गोरे जो हैं वो चार्टर्ड फ्लाइटें लेके दुबई से भाग गए, लेकिन उनका पैसा दुबई में ही पड़ा। तो ये कहना कि यूएई के पास डॉलर की कमी आ गई, उनके पास कोई 2000 अरब डॉलर के असासे पड़े। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो इम्पोर्टेंस है वो जंग से पहले कुछ और थी और अब जंग होने के बाद वो बड़ी तब्दील हो गई। सऊदी अरब ने तकरीबन 7 मिलियन बैरल रोजाना की बुनियाद पे उस ऑयल पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। दुनिया छोड़ रही है तेल को, गैस को, जा रही है सोलर की तरफ, विंड की तरफ और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। ये लग रहा है कि अगले 10, 15, 20 सालों में इस तेल की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुबई के हवाले से बहुत बहस जारी है। कुछ लोगों की राय है कि दुबई डूब गया है, अब दुबई दोबारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। दुबई में जो हेवन थी वेल्थ की वो खत्म हो गई है। दुबई की ट्रेडिंग खत्म हो गई है। जो दुबई का अरूज था कि दुनिया भर के लोग दुबई जाके रहना चाहते थे, वहां के पीस, अमन, सेफ्टी की वजह से वो सब खत्म हो गया है। तो अब दोबारा वो दुबई ईरान अमेरिका सीज फायर के बाद भी नहीं हो सकेगा। दुबई की रंगीनियां वापस नहीं आ सकेंगी, दुबई की दौलत नहीं वापस आ सकेगी। फिर कुछ यूएई ने करेंसी स्वैप मांग लिया अमेरिका से, तो लोगों ने कहा अरबों के पास पैसे खत्म हो गए हैं। फिर उन्होंने ओपेक से जाने की बात की, ज्यादा तेल बेचने की बात की, तो लगा कि उनके पास वाकई कोई इश्यूज हैं। फिर यूएई की पॉलिसी। फरूख सलीम साहब की मेरे साथ आज मौजूद हैं। इनकी दुबई की इकोनॉमी पे एक गहरी नजर है। मैंने इनका एक आर्टिकल भी पढ़ा है जो इन्होंने दुबई की इकोनॉमी पे लिखा है और दुबई के फ्यूचर पे लिखा है। तो मैंने सोचा, क्योंकि दुबई से पाकिस्तानियों का बहुत रिश्ता है, 16-17 लाख पाकिस्तानी दुबई में रहते हैं और तमाम अमीर आदमियों के पैसे पाकिस्तान के दुबई में है। तो एक तो अमीर आदमी का भी दुबई से रिश्ता है, गरीब आदमी का भी दुबई से रिश्ता है। हमारा वर्कर भी वहाँ है और हमारे सारे अरबपति भी वहाँ है। तो दोनों के लिए दुबई बहुत अहम है। तो मैंने कहा जरा फरुख सलीम साहब से दुबई के मुस्तकबिल पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम फरुख साहब। जी मुजम्मिल साहब, वालेकुम अस्सलाम। वो कहते हैं दुबई था अमन का गहवारा, अमन को लग गया दाग। और जो इन्वेस्टमेंट है, जो लोगों के पैसे हैं, वहां से कैपिटल फ्लाइट शुरू हो गई है। लोग अपना पैसा अब वहां से सिंगापुर ले जाएंगे, पनामा ले जाएंगे, कहीं और ले जाएंगे। अब दुबई को पैसे वाला आदमी सेफ नहीं समझता। जी मुजम्मिल साहब, आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की है वो ये है कि जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनका भी दुबई से एक गहरा रिश्ता है और जो उमरा हैं, जो अमीर हैं, उनका भी एक गहरा रिश्ता है। हाँ। मैंने इस अंदाज से दुबई को देखा नहीं था। हम्म। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बैंकर हजरात हैं हम्म। वो सुर्खियां शायद देखते हों, पढ़ते हों, हम्म। यूट्यूब शायद देखते हों, सुनते हों, हम्म। लेकिन अमल जो करते हैं वो 3 बेसिस होते हैं। या वो डिपॉजिट देखते हैं कि उनके बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। अब मैं खास तौर पे दुबई की बात कर रहा हूँ। हम्म। वो ट्रांजैक्शंस देखते हैं, कितने लोग पैसे जमा करवाने आ रहे हैं, कितने लोग पैसे निकलवाने जा रहे हैं। और फिर प्राइसिंग, जिसको मतलब शरह सूद क्या चल रही है, बॉन्ड की कीमत क्या चल रही है। तो मेरी 3 या 4 बड़े जो बैंक्स हैं दुबई के अंदर, एक सबसे बड़ा है वो एमिरेट्स एनबीडी कहलाता है। मशरिक का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, सिटी का बड़ा ऑपरेशन है, उनका ग्लोबल भी है, दुबई में भी उनका फोकस रहता है। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा का जो वेल्थ मैनेजमेंट है उनका दफ्तर है दुबई के अंदर। तो ये बैंकर हजरात जो हैं ये हार्डकोर डेटा देखते हैं। ये यूट्यूब नहीं देखते कि वो क्या कह रहे हैं कि पैसा जा रहा है और मुल्क तबाह हो रहा है और क्रैश हो गया है। वो देखते हैं कि डिपॉजिट्स का क्या हाल है। तो एमिरेट्स एनबीडी का जो रिजल्ट आए हैं
2026 के पहले 3 महीने के, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब आपको याद है कि फरवरी की 28 तारीख को ये जंग जो है वो शुरू हो गई थी, तो इसमें जंग का 1 महीना जो है वो शामिल है। एमिरेट्स एनबीडी के जो डिपॉजिट्स की फिगर्स हैं, उनमें पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 6% इजाफा हुआ है। मैं खुद हैरान था। मैं सोच रहा था कि लोग पैसे निकाल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एमिरेट्स एनबीडी की जो डिपॉजिट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। मशरक बैंक की तरफ से कोई मेजर जो है वो विड्रॉल सामने नहीं आए। इसी तरह रॉयल बैंक जो वेल्थ मैनेजमेंट का दफ्तर है, वो ये बता रहे हैं कि कोई मेजर विड्रॉल्स जो हैं वो हकीकतन ऑन द ग्राउंड हैव नॉट टेकन प्लेस। अब आप बात करते हैं वो यूट्यूब का, मैं भी देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी दुबई क्रैश कर गया, दुनिया पैसे ले जा रही है और बिलियन हार्ड डॉलर जो है वो निकल रहा है। देखिए यूट्यूब जो बहुत बड़ी तादाद जो यूट्यूबर्स की है, वो यूट्यूब में आते हैं अपने यूट्यूब के बुनियाद के ऊपर पैसे बनाने के लिए। उन्होंने वो, जिसको एक टर्म है मुजम्मिल साहब, वो कहलाती है क्लिक बेट, कि आपने ऐसी सुर्खी लगानी है अपने यूट्यूब के ऊपर कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे और उस यूट्यूब यूट्यूब के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट आए और उनके पैसे बने। इनका कोई गहरा ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो फिर आपको बैंकर्स के पास जाना पड़ता है, बैंकर्स के जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो बैंकर्स जो हैं वो नहीं कह रहे कि दुबई के अंदर से पैसा निकल रहा है। अच्छा, एक और लॉजिकल बात थी। देखिए, जो सरमायाकार होता है उसके पास जो लिक्विडिटी, जो कैश होती है, वो 5, 10, 15% से ज्यादा कैश नहीं रखता। बाकी जो है वो इन्वेस्टेड होता है। तो ये लॉजिकली भी मुझे अपीलिंग नहीं लगता कि बिलियन हार डॉलर दुबई से निकल रहा है। देखिए, वहां पे जो सरमायाकार हैं उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रखी है। वो अचानक प्रॉपर्टी बेच के सारी की सारी लिक्विड करके उसके डॉलर बना के और फिर वो सिंगापुर या केमन आइलैंड या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वो नहीं भेज रहे। इतनी तेजी से ये काम नहीं होता। इसमें कोई शक की बात नहीं कि दुबई का जो सेफ हेवन का एक इमेज था, जो बेतहाशा पैसा अट्रैक्ट करता था, इट हैज बीन डैमेज्ड। उसको नुकसान हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले तो बिलियनर्स जो थे, वो कहते हैं यूके के सारे बिलियनर्स जो हैं वो दुबई पहुंच गए। फिर कहा कि जी गोरे जो हैं वो चार्टर्ड फ्लाइटें लेके दुबई से भाग गए। आप कह रहे हैं गोरे दुबई से चले गए लेकिन उनका पैसा दुबई में ही पड़ा। देखिए, इसको कहते हैं, इसका एक इंडेक्स बना होता है। ये सारी चीजें बड़ी फॉर्मलाइज हैं। ये हम तो गपशप में इसको निकाल देते हैं। वो कहलाता है हाई नेटवर्थ इमिग्रेशन मैट्रिक्स। ये बैंकों ने बना रखा है कि जो हाई नेटवर्थ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो जनरली 10 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर, वो हाई नेटवर्थ जो है उसका एक एक मैट्रिक्स बनाया जाता है। वो बैंक मॉनिटर करते हैं कि वो इमिग्रेशन कैसे हो रहा है। पैसे की इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ इंसानी इमिग्रेशन की बात नहीं हो रही। तो वो वो हाई नेटवर्थ इमिग्रेशन मैट्रिक्स कहलाता है कि एक मुल्क से हाई नेटवर्थ वाले जो लोग हैं वो कितना पैसा किस दूसरी जुरिस्डिक्शन में या मुल्क में ले जा रहे हैं। जो हाई नेटवर्थ इमिग्रेशन मैट्रिक्स है, उसमें कोई खास तब्दीली दुबई के हवाले से देखी नहीं गई। ये जरूर है कि जो इजाफी पैसा दुबई के अंदर आता था महाना की बुनियाद पे, सालाना की बुनियाद पे, वो नहीं आ रहा। जो इजाफी पैसा आ रहा था, जो मूवमेंट की बात हो रही है, वो अभी तक जो हाई नेटवर्थ इमिग्रेशन मैट्रिक्स के अंदर वो नजर नहीं आ रहा। दूसरा, रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं। उसका जो रियल एस्टेट कैपिटल इंडेक्स कहलाता है, ये जो दुबई की फाइनेंशियल मार्केट है, डीएफएम कहलाती है, वहां पे ये लिस्टेड स्टॉक्स हैं रियल एस्टेट के, उनकी बास्केट भी बनी है। उसमें गिरावट आई है। उसमें तकरीबन 10 से 15% जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आई, जिसका मतलब ये है कि जो रियल एस्टेट की कीमतें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनमें गिरावट आई है। उनमें जो वॉल्यूम्स हैं जो ट्रेड किया करते थे उनमें कमी आई है। जो प्राइसेस हैं जैसे मैंने कहा उनमें कमी आई है। लेकिन जिसको कहते हैं कैपिटल बेस,
वो हम्म। कैपिटल बेस जो है वो इंटैक्ट है। ना हम्म। तो रियल स्टेट कैपिटल बेस में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और ना ही हाई नेटवर्थ इमिग्रेशन मैट्रिक्स में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई। फिर ये करेंसी स्वैप क्यों कराया है? मतलब उससे एक आया ना कि जो उनकी इकोनॉमी कमजोर है वो यूएस से करेंसी स्वैप मांग रहे हैं। उसे लगा दुबई बैंकरप्ट होने जा रहा है, जैसे ऐसी आईएमएफ को चले गए हैं, वो अमेरिका को चले गए हैं करेंसी स्वैप कराने। आम आदमी की जुबान में बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा जी वो दुबई को पैसे मुक गए ने, उन्होंने अमेरिका तो मदद मांग ली है, उन्होंने करेंसी स्वैप मांग लिया है, डॉलर मुक गए ने उन्होंने को, ये क्या है? जी, सवाल अच्छा है और जरा सा टेक्निकल मामला है। मैं कोशिश करूंगा कि आसान तरीन अल्फाज में आपके सामने रखूं। देखिए, एक तो जंग से पहले भी तकरीबन दुनिया के दर्जनों ममालिक ने, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जो फेडरल रिजर्व कहलाता है, उसके साथ स्वैप एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। अब स्वैप का मतलब क्या है? स्वैप का मतलब ये है कि जी, मैं आपको अपनी करेंसी दूंगा, यानी कि यूएई वाले अपनी दिरहम देंगे, और उसके एवज इक्विवेलेंट जो है वो एक एक्सेस दी जाएगी दुबई के या अबू धाबी के या यूएई के सेंट्रल बैंक को, कि वो उतने ही डॉलर इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, इस वक्त जो जमीनी हकीकत है वो दो बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े सॉवरन वेल्थ फंड कहलाते हैं। यानी कि सॉवरन का मतलब है कि आपकी हुकूमत, और वेल्थ फंड है कि यानी कि उस हुकूमत की अपनी दौलत। वो एक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कहलाता है। वो लगभग $1 ट्रिलियन के असासे हैं उसके पास। इसी तरह एक वो मुदालबा है, वो उसके पास कोई 700-800 बिलियन डॉलर के असासे हैं। तो इस वक्त यूएई का जो सॉवरन वेल्थ फंड है, वो लगभग कहीं 2000 अरब डॉलर के असासे लेके बैठा है। तो ये कहना कि यूएई के पास डॉलर की कमी आ गई, ये कतई गलत है। उनके पास कोई 2000 अरब डॉलर के असासे पड़े। अब जैसे मैंने पहले बात की कि ये सॉवरेन वेल्थ फंड जो हैं ये लिक्विड नहीं होते, ये उन्होंने असासे जो हैं वो डॉलर्स की शक्ल में नहीं रखे होते, क्योंकि डॉलर्स में तो फिर कमाई नहीं हो सकती, उसमें कोई रिटर्न नहीं आता। तो ये असासे इन्वेस्टेड होते हैं। अब एक खास फर्क होता है, उसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं लिक्विडिटी, कि आपके पास शायद लिक्विडिटी की कमजोरी हो रही है, आपके पास डॉलर की कमी आ रही है, क्योंकि आपका तेल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। और दूसरा लफ्ज कहलाता है सॉल्वेंसी, यानी कि आपको उम्मीद ही नहीं है, आपके पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क है वो इतना ज्यादा है कि आपको सॉल्वेंसी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो जो इशू इस वक्त यूए को आ रहा है, वो लिक्विडिटी का आ रहा है, वो सॉल्वेंसी का नहीं आ रहा। हम्म। लिक्विडिटी का मतलब यह है कि उनका तेल आज नहीं बिक रहा या पिछले महीने भर नहीं बिका। अब वो फ्यूचर में तो बिकेगा। जंग जो है, वो कोई भी इंसानी तारीख में जंग हमेशा के लिए नहीं चलती। वो खत्म होती है, उसकी एंडिंग होती है, वो एंडिंग होगी। अच्छा, दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूँ जो ऑन द ग्राउंड हो रही है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो इंपॉर्टेंस है, वो जंग से पहले कुछ और थी, और अब जंग होने के बाद वो बड़ी तब्दील हो गई। हम्म। जंग से पहले आप अंदाजा करें कि लगभग 2 करोड़ बैरल तेल का रोजाना का वहां से गुजरता था। हम्म। अब आप मुदम्मिल साहब सोचिए कि 100 मिलियन बैरल हमारी खपत है पूरी इंसानियत की रोजाना की बुनियाद, और 20 मिलियन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहा है। तो तकरीबन 20% आप समझ लीजिए कि हमारी जो खपत है, हमारी जो कंजम्पशन है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर उसका इन्हसार था। वो कंप्लीटली डिपेंडेंट थी। ये जंग से पहले की बात कर रहा हूं। अब जंग के बाद जब ईरान ने अपना पत्ता खेल दिया, देखिए ये पिछले 40-45 साल से ईरान ये कहता है कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देनी है, और वो पत्ता खेलने का कहता है, खेला नहीं जाता। हम्म। पहली दफा उसने खेल दिया पत्ता। हम्म। अब जब पत्ता खेल दिया, तो दूसरी तरफ जो प्लेयर बैठा है, वो फिर उसका मुतबादिल सोचने लगता है। और एक पाइपलाइन है जो जंग से पहले की एग्जिस्ट करती है, वो एक बहुत बड़ा ऑयल का टर्मिनल है सऊदी अरेबिया का, वो कहलाता है एपकेक। और वो एपकेक से वो पाइपलाइन चलती है
और वो रेड सी का एक पोर्ट है याम्बू के नाम से, वो वहां पे जाके वो निकलती। अब मैं 2 दिन पहले चेक कर रहा था कि सऊदी अरब ने तकरीबन 7 मिलियन बैरल रोजाना की बुनियाद पे उस ऑयल पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है एफकेएक्स से याम्बू। इसका मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 7 मिलियन बैरल तेल का नहीं जा रहा। उन्होंने मतबादल ढूंढ लिया। इसी तरह जो यूएई की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक तेल पाइपलाइन पहले से बना रखी थी जो फुजिएरा टर्मिनल से निकलती थी। मैंने कोई 2 या 3 दिन पहले उस पाइपलाइन का जो है वो स्टेटस देखा, तो वो लगभग 1.5 मिलियन बैरल रोजाना की बुनियाद पे उस तेल उस पाइपलाइन से गुजर रहा था, जो कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को बाईपास करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज की जो पहली वाली अहमियत थी वो मेरे नजदीक कम हो जाएगी कि ये देखिए ये नहीं, सारी जो 20 मिलियन में, बादशाह। 20 मिलियन में से 8.5 मिलियन ही कम हुआ ना। अभी तो 11.5 मिलियन स्टेट ऑफ हॉर्मस पे रहता है, मेरा 8.5% का इफेक्ट कम हुआ, 11.5% तो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरना है 20% में से। ठीक है, देखिए जंग से पहले जो प्रोडक्शन थी पूरी दुनिया की वो 104 मिलियन बैरल थी, और जो कंजम्पशन थी जो हम इस्तेमाल कर लेते थे वो तकरीबन 100 मिलियन बैरल थी। तो 4 मिलियन बैरल जो है वो इजाफी प्रोडक्शन थी, जिसकी वजह से तेल की कीमतों के ऊपर प्रेशर था। अब वो जो ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड है, उसमें लगभग 6 से 7 मिलियन बैरल रोजाना की बुनियाद के ऊपर शॉर्टेज सामने आ गई उन दोनों पाइपलाइंस को के इस्तेमाल के बाद। तो उस शॉर्टेज की बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि तेल की कीमत जो है वो चढ़ गई। लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि वो खौफ का एक प्रीमियम, यानी कि फियर प्रीमियम। एक तो बुनियादी प्रीमियम है कि जो आपका सप्लाई एंड डिमांड में आ रहा है कि वो उसमें सरप्लस है या डेफिसिट है, और एक फियर प्रीमियम। तो ये दो प्रीमियम्स जो हैं ये इसके अंदर बिल्ट इन है इस वक्त जो तेल की कीमत है। तो जो स्ट्रक्चरली जो सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस के ऊपर है, अब जैसे ही ईरान अपना पत्ता खेलता रहेगा, तो जो मुतबादिल उसके हरीफ बैठे हैं वो उसके मुतबादिल रास्ते ढूंढते रहेंगे। अब यूएई ने एक और मजीद पाइपलाइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू की हुई है। सऊदी अरब कह रहा है कि वो भी एक ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन के ऊपर फिजिबिलिटी बना रहा है। तो ये धीरे धीरे अगर इसी तरह हालात रहे तो जो इम्पोर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वो कम हो जाएगी। अच्छा नहीं, ये तो मान लिया कि दुबई से कैपिटल फ्लाइट नहीं है, लेकिन जो लैंडिंग ऑफ द कैपिटल थी इन दुबई वो तो रुकी है ना। नया नया सरमाया तो दुबई नहीं आ रहा, ये तो मानते हैं। बिल्कुल करें, उसमें पॉज है। उसको हम्म। इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं पॉज, यानी कि हम्म। उसमें रुकावट आ गई है, रुक गया है, नया हम्म। पैसा नहीं आ रहा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये जो कि जी बैंकों ने विड्रॉल्स पे लिमिट लगा दी है, आप जाएं 1 मिलियन धर्म लेने तो बैंक नहीं देते हैं, वो कहते हैं उन्होंने एक चेक लगा दिया है। दुबई में बैंकों से अब पैसा निकालना इतना आसान नहीं रहा, ये ठीक है? ये दुरुस्त नहीं है। जो लिमिट्स की बात करते हैं कि एक वक्त में अगर आपने $5 मिलियन निकालना है, वो जंग से पहले भी कोई लिमिट्स थी और उनको स्प्रेड आउट किया जाता था। वो जंग से बाद भी वो लिमिट्स चल रही हैं, उन लिमिट्स में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, कोई तब्दीली नहीं आई। और जो दुबई के बैंक्स जो हैं, कंज्यूमर लोन्स बहुत फ्रेंडली देते थे, और आपको पता है क्रेडिट कार्ड्स बहुत फ्रेंडली देते थे। वहाँ मिलियन धर्म का कार्ड मिल जाता था। आपकी 6-7 सैलरियां ट्रांसफर हुई तो बैंक आपको कार्ड देने पहुंच जाता था। फ्रेंडली बैंकिंग थी, वो भी खत्म हुई है या वो है? जी, उसमें स्लो डाउन हुआ है। अच्छा। उनकी जो स्पीड थी उसमें स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो खुद भी बैठे असेस कर रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, इकोनॉमिक्स की जुबान में जो इस वक्त दुबई में हो रहा है हम्म। उसको कहा जाता है रीप्राइसिंग ऑफ एसेट्स, यानी हम्म। कि असासों की कीमत नई सोची जा रही है कि नई कीमत क्या होगी। हम्म। आसान अल्फाज में ये है कि अगर जंग से पहले एक अपार्टमेंट जो है, अगर उसको कोई बाहर से इन्वेस्टर आता था खरीदने के लिए और वो 6% की रिटर्न के ऊपर खरीदने को तैयार हो जाता था,
कि हम्म। लेट्स से कि उसकी जो आमदन है वो 60,000 दिरहम की है, तो उसके ऊपर वो 1 मिलियन का खरीदने के लिए तैयार था। हम्म। अब वो जो प्राइसिंग है वो रीप्राइसिंग हो रही है। अब इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए शायद वो रिटर्न जो है वो 6% से 7 करना पड़े, 7 से शायद 8 करना पड़े। तो रीप्राइसिंग जो है वो एक फिनोमिना बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि जो असासे एग्जिस्ट करते हैं दुबई के अंदर, बाकी एमिरेट्स के अंदर, उनमें रीप्राइसिंग का एक प्रोसेस सामने आ रहा है कि उनकी कीमतें जो हैं वो रीथिंकिंग में जा रही हैं कि उनकी कोई नई कीमतें सामने आएंगी, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो अब इन्वेस्टर जो है वो पहले के मुकाबले में अपना रिटर्न ज्यादा मांगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है दुबई में। अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स क्या है इस वक्त दुबई का? क्योंकि वो तो आपको पता है रोजगार की जन्नत थी। कहते थे बंदा दुबई पहुंच गया तो काम ते लब भी जानता है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट वहां कहते हैं काम नहीं मिलता, अब लोगों ले ऑफ्स हो रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं। और क्या अब वहाँ कंपनियों की फोर्स मजोर हो रहा है, कंपनियां वाइंड अप हो रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, इसके कोई डाटा है? जी, जो ऐसे ऐसे जो ऐसी ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें टूरिज्म है, उसमें हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, उनमें बहुत बड़ा स्लो डाउन आया है। कम स्लो डाउन नहीं, बहुत तेजी वाला स्लो डाउन आया है। हम्म। क्योंकि जैसे आपने कहा कि इजाफी कैपिटल जो हमें जो मूव करता था इनटू दुबई, उसमें कोई इजाफी कैपिटल अब नया मूव करता नजर नहीं आ रहा। इसी तरह जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, उसमें जो मैंने सुना है, टूरिज्म की रियली एक सब स्पेशलिटी है, जो मेरी स्पेशलिटी से बाहर की बात है, उसमें बहुत तेजी से कमी आई। नए टूरिस्ट नहीं नजर आ रहे। अब देखिए, जो टूरिस्ट किसी शहर में आता है, अगर कोई टूरिस्ट लाहौर में आता है या इस्लामाबाद में आता है, तो आप सोचिए कि वो टैक्सी ड्राइवर भी इस्तेमाल करता है, वो टैक्सी भी इस्तेमाल करता है, उसने 3 दफा खाना भी बाहर खाना है, वो शॉपिंग के लिए भी निकलता है। आप और मैं जो रिहायशी हैं, हम इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, आप लाहौर के रहने वाले हैं, आपके घर अपना खाना बनता है, आप शायद हफ्ते में 1-2 बार रेस्टोरेंट जाते हो। जो टूरिस्ट आता है वो तो रोजाना जाता है। तो वो टूरिस्ट जो है उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। होटल्स जो हैं, जो कई सालों से शायद सोच रहे थे कि हमने रेनोवेशन की तरफ जाना है, उन्होंने सोचा कि होटल बंद कर दिए जाएं क्योंकि टूरिस्ट तो आ नहीं रहे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन मेरा तखमीना ये है कि उसमें इजाफा आया होगा, जरूर आया होगा। अच्छा, कहते हैं, मैं सादी जुबान में आपसे बात करना चाहता हूँ इरफान। कहते हैं दुबई का अरूज खत्म हो गया, दोबारा अब दुबई को वो अरूज नहीं मिलेगा जो पहले था। अ, अब आप मुझे पेशीन गोई करने के लिए कह रहे हैं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं है, देखिए, मेरी असेसमेंट मांग रहा हूँ, पेशेंट को ही नहीं मांग रहा, एनालिसिस मांग रहा हूँ, असेसमेंट मांग रहा हूँ। एनालिसिस इल्म गैब तो रब के पास है ना जी, हमारे पास तो नहीं है। आपका एनालिसिस क्या है? आज से 50-60 साल पहले दुबई में रेत के टीले थे, और एक विजन था उनके हुक्मरानों का, और उस विजन ने उन रेत के सहराओं को ये बना दिया जो हमारे सामने आया। वो वाला विजन जो है वो अभी भी कायम है। जिसने उन रेत के सहराओं को ये असासों में तब्दील किया, वो विजन अभी भी कायम है। और अगर आप चाहें तो जो ओपेक से दुबई का निकलना है, अगर आप चाहें, इजाजत दें, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी हम्म, डालना चाहता जरूर जरूर। हूँ। देखिए, मुझे जो विजन नजर आता है, अगर सारे अरब ममालिक के अंदर देखा जाए, तो जो विजन हुक्मरान हैं यूएई के, हम्म। उनका विजन और बाकी अरब ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनके विजन में बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, यहाँ पे यूएई वाले ये सोचते हैं, एक वो टर्म कहलाती है एनर्जी ट्रांजिशन। वो ये कहती है कि अगले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में जो तेल है उसकी कीमत, उसकी वक़्त, उसकी इंपॉर्टेंस, जो गैस है और जो कोयला है, जिनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, 3 चीजें, तेल, कोयला और गैस,
इनकी जो डिमांड है, जो वो कम हो जाएगी, जिसको हम्म। हम कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। और दुनिया जा रही है, छोड़ रही है तेल को, गैस को और कोयले को, और वो जा रही है सोलर की तरफ, विंड की तरफ और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, जिसको क्लीन एनर्जी कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि यूएई के जो हुक्मरान तबकात हैं उनको इकोनॉमिक्स कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है, लेकिन हम्म। उन्होंने एक एग्जीबिशन कर दी कि हम ये एनर्जी ट्रांजिशन की जो साइंस है उससे वाकिफ हैं। इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें ओपेक ने कोटा दे रखा है कोई 3 मिलियन बैरल का, और हमारे पास कैपेसिटी पड़ी है कोई 5 मिलियन बैरल की। हम्म। और हमें ये लग रहा है कि अगले 10 15 20 सालों में इस तेल की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। हम्म। तो इस वक्त यूए की जो लीडरशिप है, वो ये कह रही है कि जितना तेल हमारी जमीन के नीचे पड़ा है वो निकालो और बेचो, और उससे जो आमदन आएगी उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तो उन्होंने ओपेक से अपने आप को विड्रॉ किया। वो धड़ाधड़ तेल बेचना चाहते हैं, वो 4 5 6 मिलियन बैरल रोजाना का तेल बेचना चाहते हैं। उनका विजन ये है कि अगले 10 15 20 सालों में जो जमीन के नीचे तेल है, उसको अगेन एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, स्ट्रैंडेड एसेट रिस्क, यानी कि आपके पास असासा मौजूद है, वो जमीन के नीचे है, और ऐन मुमकिन है कि उस असासे की डिमांड ना रहे, तो फिर वो असासा आपके लिए बेकार हो जाए। तो यूएई की जो लीडरशिप है वो ये सोच रही है कि जो असासा तेल की शक्ल में, गैस की शक्ल में हमारे पास जमीन के नीचे पड़ा है, उसकी कीमत अगले 10 15 20 सालों में, यह डिमांड बहुत कम हो जाएगी। और जो डिमांड हो जाएगी वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो जाएगी। तो वो आप सोचिए कि मुंतकिली कर रहे हैं कि तेल बेचो, उससे पैसा निकालो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करो। अच्छा, उसमें इन्वेस्ट करो। तो कुछ पाकिस्तान यूएई रिलेशंस पे भी बात समझा दें कि हमारी जो इतनी, वो कोई कहता है 100 अरब डॉलर पाकिस्तान का दुबई चला गया हुआ है, वो है हमारी दुबई से, दुबई हमारे पैसे अब जा रहे हैं या बंद हो गए जाना? देखिए, पाकिस्तान और दुबई का बड़ा तारीखी रिश्ता है, और लगभग 8 से 9 अरब डॉलर हम्म। सालाना की बुनियाद पे दुबई से जो है वो पाकिस्तान आते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि 16 लाख का आपने जिक्र किया हम्म। जो पाकिस्तानी वहां काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 16 लाख फैमिलीज पाकिस्तान में जो हैं, उनका जो चूल्हा जलता है वो उस आमदन से जलता है जो उनके रिश्तेदार दुबई से भेजते हैं। तो हमारा रिश्ता जो है दुबई के साथ वो पुराना है, और मेरा ख्याल है कि वो एस्टेब्लिश रहना चाहिए। अब दुबई एज ए सॉवरेन कंट्री, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने मफादात हैं। वो देखते हैं कि उनका मुफाद जो है वो किस दूसरी ताकत के साथ कन्वर्ज कर रहा है। वो जैसे फॉरेन जो डिप्लोमेसी की जुबान है, उसमें कहा जाता है कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज। देर आर जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो मफादात हैं, दैट्स वो सिर्फ मैटर करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें पाकिस्तान और दुबई और यूएई के मफादात जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं। शायद ऐसे इलाके भी जरूर होंगे जिसमें वो कन्वर्ज नहीं करते हैं। तो तो हमारा रिश्ता दुबई से बहुत पुराना है, यूएई से बहुत पुराना है। और नहीं, जो पाकिस्तानी दुबई पैसा भेजने में इंटरेस्टेड थे वो आज भी इंटरेस्टेड हैं या अब डर गए? अच्छा, अब आपने हाँ $100 बिलियन की बात की। देखिए, मेरे नॉलेज के मुताबिक वो जब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने $100 अरब की बात की, उसके फौरन बाद एक क्लैरिफिकेशन आई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ कि उनका मकसद $100 बिलियन नहीं था, $100 बिलियन था। ठीक है। अब आप सोचिए कि $100 बिलियन जो है वो पाकिस्तान की तकरीबन 30% जीडीपी बन जाती। हम्म। हमारी कोई 350 400 बिलियन डॉलर की जीडीपी। तो ये तो मुमकिनात में से ही नहीं है कि किसी मुल्क की 30% जीडीपी उस मुल्क से निकल जाए और वो किसी दूसरे मुल्क में जाके बैठ जाए।
तो ये तो मैथ ही नहीं बैठता कि पाकिस्तानियों का 100 अरब डॉलर जो है वो दुबई में पड़ा है। ये इट हैज नो बेसिस। ये इकोनॉमिक्स में ये इसका इट हैज, जैसे मैंने कहा, इट हैज एब्सोल्युटली नो बेसिस। और अगर ये 100 बिलियन डॉलर की बात नहीं थी और 100 बिलियन रुपए की बात थी, तो फिर 100 बिलियन रुपया तो कुछ भी नहीं है। हम तो बीआईएसपी में कोई तकरीबन 900 बिलियन सालाना का बजट है हमारा, सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। तो 100 बिलियन रुपया आए या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और आपको लगता है कि जो रियल स्टेट ऑफ दुबई है, ये आफ्टर द वॉर अप्रिशिएट होगा या अभी 2-3 साल डेप्रिशिएट रहेगा? जी, मैंने शायद वो थोड़ी सी टेक्निकल जुबान इस्तेमाल कर दी थी, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं रीप्राइसिंग। हाँ। यानी कि उसकी अब नई कीमत, हम्म। मार्केट जो है, मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड, जो खरीदने वाला है बेचने वाला है, वो एक नई कीमत की डिटर्मिनेशन करेगा। पहले जो रेट चल रहा है वो तकरीबन जो अगर आप सेंट्रल दुबई की बात करते हैं तो लगभग 6% की रिटर्न आती है रियल एस्टेट के अंदर। अब मुझे लग रहा ये है कि ये जो नया इन्वेस्टर होगा वो इससे ज्यादा डिमांड करेगा। और जब ज्यादा डिमांड करता है रिटर्न, तो उसका मतलब है कि उसकी जो कैपिटल वैल्यू है, जो कीमत है, वो गिर जाती है। ठीक। तो अब फर्रुख सलीम ये मुझे बता रहे हैं कि दुबई इज सेफ और कोई कैपिटल फ्लाइट नहीं है दुबई से, और दुबई इज गोइंग टू बी द सेम आफ्टर द वॉर। जी, ये आपने अक्स किया है, आपके अल्फाज हैं। आफ्टर द वॉर मैंने मैंने कहा था कि पेशेंगोई मैं नहीं कर सकूंगा। हाँ, लेकिन आपका आपके ख्याल में अगर रीप्राइसिंग में रियल स्टेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर तो नहीं, बड़ी रिप्राइसिंग की कीमत कम होगी। नहीं, पर आप कह रहे हैं रिटर्न बढ़ेगा, 6% से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि वो ये इन दोनों का वो हम इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हम्म। जैसे रिटर्न जो है वो बढ़ता जाता है, तो प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो कम हो जाती है। और सेल परचेज कम होगी या सेल परचेज बढ़ेगी? बिल्कुल, वॉल्यूम बहुत बहुत कम है। जो रिसेंटली हमने देखे हैं, वॉल्यूम बहुत कम है। एक वहाँ ट्रेडिंग बहुत होती है, लोग पूरी दुनिया से वहां आके ट्रेडिंग करते हैं। दुबई का ट्रेडिंग इंडेक्स क्या है? देखिए, एक जो बैंकर हजरात या इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि दुबई के मुतबादिल कौन सा शहर, अगर मैंने दुबई में पैसा नहीं लगाना तो मैं कहाँ जाऊंगा। हम्म। बात होती है केमन आइलैंड की, बड़ा सेफ है। बात होती है सिंगापुर की। सिंगापुर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहां की अपनी हुकूमत जो है वो बैरूनी सरमायाकारों को उनकी हौसला शिकनी करती। सिंगापुर की हुकूमत चाहती है कि जो वो जजीरा है, छोटी सी, उसके पास रियल एस्टेट है। वहां की हुकूमत ये चाहती है कि जो सिंगापुर के रहने वाले हैं उनके लिए जो रिहायशी फैसिलिटीज है वो बहुत महंगी ना हो जाए। वो वेलकम नहीं करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, वो भी न्यूट्रल है। स्विट्जरलैंड है। अगर आपने पैसा लेके जाना है और आपने जीरो टैक्स, देखिए जो 5 चीजें जो दुबई के पास हैं, और वो कलेक्टिवली, मुझे इस वक्त, मैंने बड़ा सोचने की कोशिश की, कोई मुतबादिल मुल्क या मुतबादिल मंजिल ऐसी नजर नहीं आती जिसके पास जीरो टैक्सेशन हो, जिसके पास हार्ड करेंसी हो, जिसके पास जीरो कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस हो, आप जितना पैसा चाहें अंदर ले आए बाहर ले जाए, जिसके पास लाइफ स्टाइल की आज़ादी हो जो दुबई प्रोवाइड करता है, और जिसके पास टैलेंट। अब आप अगर जाके किसी किस्म का हाई टेक किस्म का बिजनेस करना चाहते हैं, दुबई में आपको हाई टैलेंट, हाई टैलेंटेड जो ह्यूमन कैपिटल है, जो नौकरियों के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, हाई कैप, हाई हाई टैलेंट वाले, वो अवेलेबल है। ये जो 5 चीजें हैं, ये किसी एक और मुल्क में मौजूद नहीं। बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।